एवरीवन, आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 12th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कुल मिला के 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 12th एनसीईआरटी के बायो के चौथे चैप्टर्स पे हम पहुंच चुके हैं। पहले यूनिट का आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अपन लोगों को 5 टॉपिक पढ़ना है और ये जो 5 टॉपिक है आप देखेंगे, जो पहला टॉपिक है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है और स्ट्रेटजी क्या है। फिर जो दूसरी बातचीत करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, यानी जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन है, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है और कैसे उसको रोकथाम करेंगे, बर्थ कंट्रोल क्या है। जो तीसरा है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। जो चौथा है वो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको वेंडरल डिजीज या आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से डिजीज होता है, कोई जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शन के बाद डिजीज हो ही जाएगा। इम्यूनिटी को पक कर गई तो डिजीज नहीं होगा, तो डिजीज हो गया। फिर हम लास्ट में देखेंगे इनफर्टिलिटी, यानी कुल मिला के कितने टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, 5 टॉपिक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुल मिला के कितने टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं, 5 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो वी हैव टू स्टडी 5 टॉपिक, ओके। और सबसे पहले आपको बताएं, ठीक है बेटा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आपस में अननेसेसरी चैट ना करके क्लास में फोकस करिए, क्योंकि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आने हैं। और 2 क्वेश्चंस कहां से आएंगे, सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है आने की वो इनफर्टिलिटी से आनी है, या इस चैप्टर के इंट्रो से आ सकता है। और इस चैप्टर से, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में इसे अप्लाइड क्वेश्चन भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किसने मापक बनाया, मतलब किसके अकॉर्डिंग जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको डिफाइन करते हैं, उसका नाम है WHO। तो WHO की संस्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948। तो जो 7 अप्रैल 1948 है ना, इसमें इसी 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। एंड सबसे पहले आपको कांग्रेट्स करेंगे, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, आज विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं वो 11 जुलाई को मनाते हैं। अच्छा, जब भी आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे कॉलेज वीक होता है, तो कॉलेज वीक का एक थीम होता है, समझो, थीम। या स्कूल में पढ़े होंगे अच्छे स्कूलों में, तो वहां भी कोई ना कोई थीम होता है। तो थीम समझ रहे होंगे ना, जैसे कोई भी सेलिब्रेशन है तो उसका एक थीम होता है, तो एंजॉय करने में मजा आता है, लोग सीरियसली लेते हैं। तो हर चीज का एक थीम होता है। तो जो आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, तो उस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का जो थीम है वो क्या है, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। समझो, आज मना रहे हैं हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, आज 11 जुलाई है, आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, 11 जुलाई है। तो 11 जुलाई को जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है, उसमें थीम क्या रखी है, तो थीम है हाउ टू सेफगार्ड, कैसे बचाया जाए क्या, हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ, यानी महिलाओं और लड़कियों के क्या है, हेल्थ के बारे में और उनके अधिकार के बारे में, हेल्थ और राइट्स के बारे में कैसे सुनिश्चित किया जाए, यानी उनको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, मतलब हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स राइट नाउ। तो एक बात तो क्लियर होगी कि इस चैप्टर में 5 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, समझो, अपने आप में दिमाग में भरो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसमें बात करेंगे प्रॉब्लम की और स्ट्रेटजी की। और दूसरा बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, और कैसे बर्थ नियंत्रण करेंगे, बर्थ कंट्रोल। और तीसरा टॉपिक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कैसे अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाते हैं, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और 5वां है इनफर्टिलिटी, ठीक। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जिसने सुनिश्चित किया कि कैसे माने कि हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WHO। जो भी WHO है उसका जो हेड का नाम टेड्रोस एडेनॉन गिब्रियेसस। टेड्रोस, मिस्टर टेड्रोस, आजकल न्यूज में खूब फ्लैश कर रहे हैं मिस्टर टेड्रोस। तो एक कोरोना पैंडेमिक में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, नीट में देख लेना, टेड्रोस एडेनॉन गिब्रियस, ये जो है ना, तो मिस्टर टेड्रोस एक नॉन फिजिशियन है, मतलब ये डॉक्टर नहीं है, रिसर्चर है, समझो, मतलब ही वाज द फर्स्ट नॉन फिजिशियन। और दूसरी बात, ही वाज द फर्स्ट अफ्रीकन, यानी वो नॉन फिजिशियन है, अफ्रीकन है,
और टेड्रोस ने आखिर ऐसा कौन सा काम किया कि इनको डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर बना दिया? इनका जो रिसर्च की दुनिया में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है मिस्टर टेड्रोस का वो मलेरिया में है, मलेरिया रिसर्चर। ये बात अब मलेरिया रिसर्चर तो अपने दिमाग में भर लो। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और पहली बार डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। उसी 7 अप्रैल को हम मनाते हैं क्या? वर्ल्ड हेल्थ डे। नीट में पूछ चुका है वर्ल्ड हेल्थ डे क्या है? 7 अप्रैल। और आज 11 जुलाई है और 11 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का जो थीम है हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। समझो बात को। एक और क्वेश्चन आपके बायो ओलंपियाड से ले लें क्या? ये आपने देखा होगा, टीवी पे ऐड देखा होगा, टीवी पे ऐड देखा होगा क्या कि फ्री फ्लो आयोडाइड नमक आता है ना, जैसे क्या है टाटा शुद्ध नमक, फ्री फ्लो आयोडाइड नमक। तो जो फ्री फ्लो आयोडाइड नमक है ये बताइए जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ये अच्छा होता है कि बेकार होता है? बताइए। फ्री फ्लो आयोडाइड कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। बेटा पेपर बहुत पहले सेट नहीं होता है, पेपर पीक टाइम पे सेट किया जाता है, ठीक है? पेपर सेट आप देख लीजिएगा पेपर वगैरह आएगा। किसी के जवाब नहीं आ रहे हैं, गुड। चलो शिवांगी यादव गुड, नरेंद्र सिंह गुड, अश्विनी पटेल। अब देखिए, अब ध्यान से जरा मेरी बात सुनिए। जिसको भी आप कह रहे हैं फ्री फ्लो आयोडाइड नमक, ये बेटा बहुत ही वाहियात चीज है। ये जितने लोग फ्री फ्लो आयोडाइड नमक खा रहे हैं आज नहीं तो कल नपुंसक हो जाएंगे, बच्चे नहीं होंगे इनके। मेरी बात ध्यान से सुनना, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी खत्म हो जाएगी। यानी जो भी फ्री फ्लो आयोडाइड होता है उसमें क्या फ्री फ्लो बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? पोटेशियम आयोडाइड बनाते हैं और एल्युमिनियम सिलिकेट मिलाते हैं। तो स्पेशली जो एल्युमिनियम सिलिकेट है तो आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं, एल्युमिनियम क्या होता है? हैवी मेटल। और जो भी हैवी मेटल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में अगर आ जाते हैं तो फ्लश आउट नहीं होते हैं। जब हैवी मेटल्स फ्लश आउट नहीं होंगे तो स्पेशली एल्युमिनियम के कंटामिनेशन से हमारे बॉडी में लंग इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, एस्मा बहुत ज्यादा होता है। अब देखो ये जो फ्री फ्लो आयोडाइड नमक है इंडिया का नहीं था, ये फ्री फ्लो आयोडाइड नमक अमेरिका में था, अफ्रीका में था, सॉरी अमेरिका या यूरोप में था। तो आप देखेंगे वहां पे लोग खाते थे। आप खुद देखो कोरोना पैंडेमिक में सबसे ज्यादा जो मौतें हुई है यूएस में हो रहा है। क्यों हो रहा है? लंग इन्फेक्शन। लंग इन्फेक्शन के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार क्या है? फ्री फ्लो आयोडाइड नमक। खूब खाओ फ्री फ्लो आयोडाइड नमक। अपने यहाँ देखो देसी तरीके से खाना बनता है, हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं। तो अपने यहाँ सीधा नमक या जो नॉर्मल नमक आता था पहले, जो फ्री फ्लो आयोडाइड नहीं होता था, समझो। तो अपने यहाँ आबादी देखो कितनी ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बहुत ज्यादा है। एस्मा के पेशेंट जितने यूरोप और अमेरिका में मिलेंगे उतने यहाँ नहीं मिलेंगे। हाँ अब मिलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि यहाँ भी लोग फ्री फ्लो आयोडाइड नमक को क्या है मानते हैं, अच्छा मानते हैं तो खाते हैं। गवर्नमेंट को बैन लगा देते। अरे गवर्नमेंट देखिए, जो भी फ्री फ्लो आयोडाइड नमक है वो हमारे लिए बहुत ही घातक है। क्यों? क्योंकि उसको फ्री फ्लो बनाने के लिए समझो हम लोग क्या डालते हैं? पोटेशियम आयोडाइड और क्या डालते हैं? एल्युमिनियम सिलिकेट। तो जो एल्युमिनियम सिलिकेट है, एल्युमिनियम हैवी मेटल्स कैटेगरी में आता है, ये बॉडी में कंटामिनेट हो जाएगा, फ्लश आउट नहीं होगा तो लंग इन्फेक्शन काज करेगा, एस्मा काज करेगा, समझो एस्मा काज करेगा। और देखेंगे क्या है आप ट्यूबरक्लोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, इसके लिए हमारी बॉडी में प्रोन कर देता है, हमारी बॉडी में टीबी का इंफेक्शन होगा। तो ट्यूबरक्लोसिस, एस्मा या फ्री फ्लो के चक्कर में हो गया खामा लंग इन्फेक्शन हो गया। दूसरी चीज, जो पोटेशियम आयोडाइड है उसमें अगर आयोडाइड ज्यादा हो गया, कहीं ना कहीं अगर आयोडाइड ज्यादा हो गया, समझो आयोडाइड अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? जो भी मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कम हो जाएगा, जो oogenesis है वो कम हो जाएगा, जो स्पर्म काउंट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। बहुत लंबे समय तक हम फ्री फ्लो आयोडाइड नमक खा रहे हैं, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगा, मेल की जो लिबिडो है एंड ऑल उस पे असर आता है। ठीक है, ये बायो ओलंपियाड का एक क्वेश्चन था इस चैप्टर से, तो हमने पहले ही लिख लिया था। ठीक है, ताकि क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। वैसे चैप्टर 10 मिनट का है, ज्यादा है नहीं इसमें, फिर हम पूरा यूनिट रिवाइज करा देंगे एक बार। तो ठीक है, तो आपने देखा कि ये हेल्थ रिलेटेड बातें, ये क्या मुझे सपना आया था? नहीं,
ये WHO के थीम से रिलेटेड है। और WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है? एक ऐसी अवस्था जो फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल, सोशल, बिहेवियरल, इमोशनल वेलबींग से रिलेटेड है। आप देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बता दिया मैंने कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो देखो साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल जो खुद की साइकी होती है। उसके बाद हम बात करें कि अभी का थीम देखो 2020 में कितना 2020 में कितना हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के स्वास्थ्य के सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं, स्पेशली वुमेन एंड गर्ल्स की, तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि हमारी आज की भी जो थिंकिंग है वो जेंडर बायस्ड है। जेंडर बायस यानी लड़के लोग जो होते हैं क्या है, लड़कियों को उतना इज्जत जितना हकदार है वो नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो भेदभाव है फीमेल्स को लेके, ताकि उनको जितना इज्जत मिलना चाहिए, देखो अपने इंडिया में तो मिलता है। अत्य कैसे है, अत्य पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता। अपने यहाँ लिखा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता भी भ्रमण करते हैं। और ये सिखाया गया है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट से बात करना चाहिए, जेंडर वाइज थिंकिंग नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक इंडिपेंडेंट सोल है, उनकी वो भी एक इंडिपेंडेंट सोल है, उनकी भी अलग अपब्रिंगिंग है, उनको भी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सोशली वही अधिकार चाहिए जो पुरुषों को मिलता है। समझो, तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो यू आर हेल्दी। अगर ऐसी सोच नहीं है, अगर मेल लोग अपना फ्रस्ट्रेशन घर में जाकर महिलाओं पे निकाल रहे हैं, समझो, तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। आप देख रहे हो छेड़खानी, रेप, यूटीजी, ये सारी जो घटनाएं होती हैं वो इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। इसीलिए WHO ने क्या किया, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का निर्माण किया। एक्चुअली में ये चैप्टर आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए है। आप केवल हम क्वेश्चन ओरिएंटेड बात कर लें, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ हमने आपके दिमाग में भर दिया। तो आपने देखा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम हमने बता दिया। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड मिथ क्या है और ट्रूथ क्या है हम ये बताएं। उसके लिए आगे आएंगे क्लोज रिलेटिव, टीचर्स और फ्रेंड। और आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में, ऑडियो विजुअल या किसी भी तरीके से लोगों के अंदर अवेयरनेस लाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कि कभी ऐसा ना हो कि कभी कोई भी असामाजिक घटनाएं जो होती हैं, एक शब्दों में अगर कह दें असामाजिक घटनाएं अगर होती हैं, तो ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं समाज के लिए अभिशाप हैं। और ये घटनाएं घटने वाले लोग सामाजिक रूप से बीमार हैं, उनके एक स्वस्थ मस्तिष्क की कल्पना को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर को बनाया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि स्ट्रेटजी क्या है। अगर कोई भी इसमें स्ट्रेटजीज में क्या है, आपको कौन कौन लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्लोज रिलेटिव हो गया, टीचर हो गया, फ्रेंड हो गया। उसके बाद इस करने में एक चीज दिखा है एमनियोसेंटेसिस, और दूसरी चीज लिखी है सहेली। एमनियोसेंटेसिस क्या है, अगर सपोज कि कोई भी बच्चा है और अपने माँ के गर्भ में है और उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, अगर वो अपने माँ के गर्भ में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो ऐसा बच्चा जेनेटिकली डिसेबल है। जेनेटिकली डिसेबल है उसको, तो कहीं ना कहीं वो कंट्री की लायबिलिटी होगी। तो ऐसे बच्चे को अगर हम देख रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसको हम फिटिसाइड कर देंगे। तो आई मीन अ फीटल सेक्स एबनॉर्मलिटी टेस्ट। कहेंगे व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, तो आप कहोगे एमनियोसेंटेसिस इज एक्चुअली अ फीटल सेक्स एबनॉर्मलिटी टेस्ट। इसका मिसयूज क्या है, डायग्नोज द सेक्स ऑफ अ बेबी। ये नहीं, देखो कहेगा एमनियोसेंटेसिस से क्या करेंगे, सेक्स डायग्नोज करेंगे कि गर्भ में लड़का है कि लड़की, ठीक है, कि डायग्नोज करेंगे फीटल एबनॉर्मलिटी टेस्ट की। दोनों कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। एमनियोसेंटेसिस से हम लोग फीटल एबनॉर्मलिटी टेस्ट चेक करेंगे कि डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी की बोथ। चलिए अमित राणा एबनॉर्मलिटी टेस्ट, अश्विनी सिंह दोनों, पवन निषाद बोथ। बेटा जितने लोग दोनों बोथ कर रहे हैं गलत है, वो मिसयूज है, वो यूज नहीं है, मिसयूज है। बच्चे का लिंग निर्धारण करना ये मिसयूज है। एमनियोसेंटेसिस इसलिए नहीं था कि घर में पता कर लो कि बेटा है कि बेटी है, फिर भ्रूण हत्या कर लो, फीमेल फर्टिसाइड, ये यूज नहीं है, ये मिसयूज है। सामाजिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग
जो मेंटली सिक हैं वो लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं। तो ये जो टेस्ट आया था वो एक्चुअली फीटल एब्नॉर्मलिटी टेस्ट है। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के बार बॉडी चेक करते हैं, और एक्चुअली बार बॉडी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, इसलिए जो मेल होता है वो ऑलवेज बार बॉडी नेगेटिव होता है, और जो फीमेल होती है वो क्या होती है, बार बॉडी पॉजिटिव। समझो, मोहम्मद आजम इलीगल टेस्ट नहीं भाई, ये लीगल टेस्ट है, इलीगल नहीं है। इलीगल किसके लिए है, जब फीमेल फिटिसाइड करेंगे तो मिसयूज हो गया। देखो अपने दिमाग को ना शांत करो। क्या ये अगर पूछेगा एमनियोसेंटेसिस का यूज क्या है, तो फीटल सेक्स एब्नॉर्मलिटी टेस्ट। मिसयूज क्या है, फीमेल फिटिसाइड सेक्स डिटरमिनेशन, ये मिसयूज है, यूज नहीं है। ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि सहेली क्या है, कि देखो अनचाहे गर्भ को कंट्रोल करने के लिए पिल्स आती हैं, तो उसमें एक पिल्स है जिसका नाम है सहेली। जो सहेली है वो लखनऊ में बनाई गई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में बनाई गई। लेपिस लूप अभी आप पढ़ोगे, लेपिस वो कानपुर में बनाया गया, समझो। तो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के दो शहर कानपुर और लखनऊ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और सहेली या वीकली पिल्स, और ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिंसिपल, इसका सेंट्रोमैन बोलते हैं, और CDRI लखनऊ में मिला था वीकली पिल्स है ये। ठीक है, इस पढ़ने पे आपको यही पढ़ना है। यानी हमने आपको NCERT का जो पेज नंबर 57 पूरा करा दिया, पेज नंबर 58 पूरा करा दिया। अब हम आ गए पेज नंबर 59 पे। पेज नंबर 59 पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। तो हम आपसे कहें क्या कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन में क्या होता है, विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट कैसे हुआ, क्यों विस्फोट बोल रहा है, ब्लास्ट बहुत तेज होता है। ऐसे ही अगर पूरे वर्ल्ड को देखा जाए तो 1900 में जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था वो 2 बिलियन था, 2 बिलियन यानी 2000 मिलियन। समझो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 2000 में बोले तो सीधे हो गया 6 बिलियन। 6 बिलियन यानी कितना बिलियन बढ़ गया, 4 बिलियन। समझो बात को। तो आप देख रहे हो कि मात्र 100 साल के अंदर, पहले देखो 2 बिलियन था कब, 1900 में, यानी 1900 तक 2 बिलियन है, और 2000 में जाके आप देख रहे हो आफ्टर 100 ईयर 6 बिलियन इंक्रीज हो गया। इमेजिन, एनसीईआरटी लिखती है रॉकेट के जैसा भयंकर, इसीलिए एक्सप्लोजन। और इंडिया में आजादी के समय आप देखिए केवल 350 मिलियन पॉपुलेशन थी, और आफ्टर ऑल 2000 में ये 1 बिलियन हो गया, यानी टोटल इंक्रीज कितना हो गया, 650 मिलियन का, 650 मिलियन। और आप देख रहे हैं क्या है, 1900 से 2000 तक जाते जाते 2 से क्या हो गया, 6 बिलियन, यानी कितना इंक्रीज हो गया, 4 बिलियन। लेकिन अगर हम बात करें 2011 में, तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, नई एनसीईआरटी में अपडेट होके आया है 2011 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तुरंत जल्दी बताइए वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है। मोहम्मद आजम 3 टाइम्स इंक्रीज, वेरी गुड। 7.2, वेरी गुड, 7.2 बिलियन। ठीक है, 2011 में 7.2 बिलियन। अब एक चीज आपको हम कहेंगे, जरा ध्यान से सुनिए, 6 बिलियन से 7.2 बिलियन हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक, हम कह रहे 2 बिलियन, ये देखो 7.2 बिलियन, मात्र 10 साल में 0.2 बिलियन इंक्रीज हो गया। इसका मतलब आगे आने वाला 100 साल ये कितना बड़ा विस्फोट होगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकती माय डियर स्टूडेंट्स। समझो, उसी तरह से हम बताएं 1947 में इंडिया का पॉपुलेशन 350 मिलियन था, 2000 में 1 बिलियन था। तो जरा बता दीजिए 2011 में, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है। देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है, ख्याति नेगी 1.2 बिलियन, वेरी गुड बेटा, 1.2 बिलियन, अमेजिंग, सब याद है आपको, तुरंत जवाब दे रहे हो, बहुत सही। चलिए, तो आप देख रहे हो केवल 10 ईयर के अंदर 0.2 बिलियन। बाय डियर स्टूडेंट, एक चीज देख के लग रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। आप सोचिए पूरे वर्ल्ड में 0.2 बिलियन का इंक्रीज हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में 0.2 बिलियन का इंक्रीज हो रहा है, और इंडिया में अकेले 0.2 बिलियन का इंक्रीज हो रहा है। यानी पूरा विश्व एक तरफ, अकेले अपनी कंट्री एक तरफ, भैया फर्स्ट रैंक आने से कोई रोक नहीं सकता। समझो बात को, मतलब ये बहुत बड़ी चिंता का गंभीर विषय है
कि जो भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है अगर उसको कंपेयर करें पिछले 10 साल के ट्रेंड में, तो इंडिया में जरा देखो, ये 1 बिलियन था, 1.2 बिलियन, अब वर्ल्ड में 7.2 बिलियन, तो वर्ल्ड में 0.2 का इंक्रीज हो रहा है और यहां भी 0.2 का इंक्रीज हो रहा है। इमेजिन, इसका मतलब जिस रेट से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर वही रेट कंटिन्यू रहा क्या, आप में से ज्यादातर लोग किराए पे ही रह रहे होंगे, बेसिक नीड पूरी नहीं होगी। क्या है, रोटी कपड़ा मकान, यही नहीं पूरी होगा, लोग किराए पर रहेंगे, कहीं ना कहीं मेंटली फ्रस्ट्रेट होंगे। मेरी बात ध्यान से समझिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इंपैक्ट इतना बड़ा है कि इंसान अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो हम समझ रहे हैं कि भैया इतनी बड़ी आफत आनी है, तो हम इसको कैसे कंट्रोल करें, बर्थ कंट्रोल कैसे करें। तो आपको बता दें, इंडिया किसी भी समस्या को बड़ा सीरियसली लेता है। भारत की आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद, समझो जो सबसे बड़ी चुनौती थी इंडिया की, पॉपुलेशन कंट्रोल था। समझो क्यों, हेल्थ केयर इंप्रूव किया था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हुआ था, बच्चों के मरने का दर, माताओं के मरने का दर, प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान माताओं के मरने का दर और ये यंग इन्फेंट जो होते हैं उनके मरने का दर, एमएमआर और आईएमआर कम हुआ, क्योंकि हेल्थ सेक्टर्स इंप्रूवमेंट हुए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने, डॉक्टर्स आए, नर्सेस आई, डिफरेंट कोर्सेस चालू किए गए। तो कहीं ना कहीं आबादी का जो पॉपुलेशन विस्फोट था, बहुत बड़ा विस्फोट आजादी के बाद। आप सोचिए क्यों हुआ, तो आप जवाब दोगे ड्यू टू इलिटरेसी, अज्ञानता के कारण। आईएमआर कम हुआ कि ज्यादा, आईएमआर कम, एमएमआर कम, सब कम हो गया, माताओं के मरने का दर, बच्चों के मरने का दर कम हो गया, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा हुआ। तो ये चीज हम कहें आपसे कि कैसे बर्थ कंट्रोल करेंगे। इंडिया ने तुरंत 1951 में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत करी। तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने फैमिली प्लानिंग की शुरुआत करी। अरे वाकया है 1951 का। जो भी फैमिली प्लानिंग की शुरुआत करी थी, उसमें हर डिकेड्स में, जो एनसीईआरटी थी वही पढ़ी है, डिकेड्स में समीक्षा करते हैं कि जो भी हमने टारगेट दिया था वो टारगेट कितना परसेंट सेटिस्फाई हुआ है, उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। समीक्षा करने के बाद फिर हम लेके आते हैं। करंटली ऑपरेशन में जो है आरसीएच है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, आरसीएच प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग की तरफ है। और आप देख रहे हैं मैसिव इम्यूनाइजेशन पूरे कंट्री में चल रहा है। जो मिशन है उसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष के चलते मैसिव इम्यूनाइजेशन कराया जा रहा है। समझो, तो बर्थ कंट्रोल के क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो बर्थ कंट्रोल के आप देखोगे, जो बर्थ कंट्रोल के ऑप्शन होंगे वो नेचुरल हो सकते हैं, नेचुरल मेथड के बाद आप देखोगे मैकेनिकल मेथड है, आप देखोगे सर्जिकल मेथड है। तो एक्सेप्ट सर्जिकल जितने भी मेथड हैं, समझो जितने भी मेथड हैं एक्सेप्ट सर्जिकल, सब रिवर्सिबल है। सर्जिकल मेथड जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। समझो, सर्जिकल मेथड इरिवर्सिबल होता है। तो आप इसमें नेचुरल मेथड में आप देखेंगे 3 दिए हैं, क्वाइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमनोरिया। देखिए आप बर्थ कंट्रोल में, आप हम टॉपिक देख रहे हैं बर्थ कंट्रोल, हम एक टॉपिक देखने जा रहे हैं बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल में जो ध्यान देना आपको, आप देखा बर्थ कंट्रोल में आप देखेंगे, हम नेचुरल पे बात कर रहे हैं। नेचुरल में आप देखेंगे 3 है। सबसे पहला है क्वाइटस इंटरप्टस, जो दूसरा है लैक्टेशनल एमनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल क्वाइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोरिया, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो बर्थ कंट्रोल का लीगल मेथड, एक बार क्वेश्चन है व्हाट इज द लीगल मेथड क्या है? एबॉर्शन बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट पिल्स। समझो, हम बात करें क्वाइटस इंटरप्टस क्या है। देखिए, जब भी क्वाइटस होता है तो उसमें एक घटना घटती है एमिशन। जब एमिशन होता है तो मेल को पता नहीं चलता, यानी इजैकुलेशन से पहले विड्रॉल मेथड भी कहते हैं, पेनिस विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन जो एमिशन होता है उसे मेल को पता नहीं आता और लिटिल ट्रेस अमाउंट में स्पर्म चले जाते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो सबसे जो है बिल्कुल बेकार मेथड अगर कहें नेचुरल में तो क्वाइटस इंटरप्टस है, जिसपे भरोसा करना बेवकूफी है। लैक्टेशनल एमनोरिया क्या होता है कि जो भी इंटेंसिवली लैक्टेटिंग फीमेल है, लैक्टेटिंग फीमेल
इंटेंसिवली लैक्टेटिंग फीमेल, ऐसी महिलाएं जो स्तनपान करा रही है बच्चे को प्रॉपर तरीके से, तो उनमें मैक्सिमम अप टू अ पीरियड ऑफ 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी रहेगी। जब एमएनसी स्टॉप रहेगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन के नहीं होने से प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाएंगे, समझो। उसके बाद हम बात करें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है? एमसी के 10 से 17वें दिन तक ये रिस्क पीरियड होता है। आई मीन एक शब्दों में एक वाक्य में अगर बोल दें तो हम क्या बोलेंगे कि 1 वीक बिफोर एमसी एंड 1 वीक आफ्टर एमसी, ये सिर्फ पीरियड होता है, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डे के बीच में ये रिस्क पीरियड है, इसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो टू अवॉइड सेक्स बिटवीन द रिस्क पीरियड दैट इज 10 to 17 डे इज नोन एज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, समझो। तो नेचुरल मेथड के बहुत ही कम साइड इफेक्ट हैं। ये कहें कि नहीं साइड इफेक्ट है तो भी बेटा गलत हो जाएगा, बहुत कम साइड इफेक्ट है, क्योंकि किसी भी नेचुरल प्रोसेस को रोकना हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। बट आउट ऑफ ऑल द प्रोसेस जो काफी हद तक कारगर है वो नेचुरल मेथड है। तो नेचुरल मेथड में आपने 3 देखा, क्वाइटस इंटरप्टस देखा, लैक्टेशनल एमनोरिया देखा, और आपने देखा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। हम बेटा आ गए हैं पेज नंबर 59 और 60 पे। इसमें देखिए इंडिया का जो पॉपुलेशन रेट है वो 1.7% से ज्यादा है। अगर इसी ग्रोथ रेट से चलता रहा तो आगे आने वाले 33 साल में 33 इयर्स में अपना जो पॉपुलेशन है वो जस्ट डबल हो जाएगा। जो प्रेजेंट रेट है वो नियर अबाउट 2% के आसपास है, तो और जल्दी डबल होगा पॉपुलेशन, ठीक है। तो इंडिया ने मैनेजेबल एज बना दिया, लड़कों के लिए 21 साल, लड़कियों के लिए 18 साल, ठीक है। और पहले जो था क्या, हम जो हमारे दो अब रूरल एरिया में तो है, बट अर्बन एरिया में आज भी शहरी क्षेत्र में वन चाइल्ड नॉर्म, यानी दो लोगों के बीच में एक बच्चा, वन चाइल्ड पॉलिसी। आप देख रहे हैं बैरियर, पेज नंबर आती है 60 पे। 60 पे आप देख रहे हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में देखेंगे क्या है, कंडोम है, डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, वॉल्ट्स है, ये बैरियर मेथड्स में आएंगे। तो बैरियर में आप देखेंगे कंडोम है, मेल कंडोम फीमेल कंडोम दोनों अलग अलग होता है, लेटेक्स का बना होता है, आप देखेंगे थिन होता है। डायफ्राम एक मैकेनिकल मेथड है, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स, ये डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप हो गया, वॉल्ट्स हो गया, ये रीयूजेबल होते हैं, ये बार बार यूज किए जा सकते हैं। पर कंडोम वन टाइम यूज होता है। इसमें कॉमन ब्रांड निरोध दिया हुआ है। आईयूडी में आ जाइए, आईयूडी इंट्रा यूटराइन डिवाइस। देखो कंडोम में एडिशनल बेनिफिट क्या है कि प्रेगनेंसी तो रुकती है, हम लोग अनचाहे गर्भ से तो छुटकारा पाते ही हैं, कहीं ना कहीं एडिशनल बेनिफिट क्या है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। बट मोस्ट कॉमन डिवाइसेस जो इंडिया में प्रीफर होता है वो आईयूडी होता है, इंट्रा यूटराइन डिवाइस। जो आईयूडी होता है वो 3 तरह का होता है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड के एग्जांपल लेपिस लूप है, कानपुर में बना, सहेली लखनऊ में, लेपिस लूप कानपुर में। आप देखेंगे जो कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। जो भी कॉपर आयन होते हैं दे आर गोइंग टू सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं। अल्टीमेटली स्पर्म की मोटिलिटी नहीं रहेगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और कहीं ना कहीं इंप्लांटेशन रुक जाएगा। तो अल्टीमेट टारगेट क्या होता है इनका, इंप्लांटेशन रोकना। कैसे रोकते हैं ये कॉपर रिलीजिंग, उसके जो कॉपर आयन होते हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करते हैं। दूसरा हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग में आप देखेंगे LNG20 प्रोजेस्टेरोन, LNG20 प्रोजेस्टेरोन, इसमें क्या है हार्मोन रिलीजिंग, प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग, समझो प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या करते हैं, दे प्रिवेंट इंप्लांटेशन, ये इंप्लांटेशन को रोक देते हैं, ये इंप्लांटेशन को रोक देते हैं। उसके बाद बात करेंगे पिल्स की और इंप्लांट्स की। जो पिल्स है और इंप्लांट्स है दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन होता है एक होता है। जो केमिकल कंपोजिशन पिल्स का है वही केमिकल कंपोजिशन इंप्लांट्स का है। उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का कॉम्प्लेक्स होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का कॉम्प्लेक्स होता है, समझो। तो आप देखेंगे मेनली कंटेन प्रोजेस्टेरोन, ट्रेस में क्या होता है एस्ट्रोजन। तो पिल्स में क्या होता है, उसका जो इफेक्टिव पीरियड होता है पिल्स का वो कम होता है, और इंप्लांट्स का जो इफेक्टिव पीरियड है वो ज्यादा होता है। और डेली का झंझट होता है किसमें, पिल्स में। ऐसा कोई भी झंझट इंप्लांट्स में नहीं होता है। तो इसलिए पिल्स और इंप्लांट्स में अगर हम ज्यादा तवज्जो दें तो हम इंप्लांट्स को देंगे, इंप्लांट्स आर मच बेटर। अगर पूरी कहानी को हम संक्षेप में बोले तो हम क्या बोलेंगे, कोई भी गर्भ निरोधक गोली
तीन तरीके से काम करती है। समझो, एकदम दिमाग शांत कर लो। कोई भी गर्मी निरोधक गोली तीन तरीके से काम कर रही है। अगर ओवुलेशन नहीं हुआ है, ओवुलेशन रोक देगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन रोक देगी। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, इम्प्लांटेशन रोक देगी। समझो, और तीनों ही नेचुरल प्रोसेस है। और कभी भी किसी नेचुरल प्रोसेस को रोकना वो अपने आप में डेंजरस होता है। समझो, इसीलिए समझदार लोग पिल्स को अवॉइड करते हैं, इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं, क्योंकि सेक्स के अलावा और भी चीजें होती हैं जो हमें और ज्यादा क्या है सेटिस्फेक्शन और कहीं ना कहीं सुकून देती है। समझो, जो भी मेथड है, चाहे वो नेचुरल मेथड हुआ, चाहे वो बैरियर मेथड हुआ, चाहे मैकेनिकल मेथड हुआ, इवन आईओडीज हुआ, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस या पिल्स हो गया, ये सब नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट प्रैक्टिस किए जाते हैं। और कोई भी काम अगर नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट प्रैक्टिस कर रहा है, दैट इज गोइंग टू गिव अ सीरियस हार्म टू आवर बॉडी। तो हमने कहा कि कोई भी गर्म निरोधक गोली तीन तरीके से काम करती है। अगर ओवुलेशन नहीं हुआ है, ओवुलेशन रोक देगी। अगर ओवुलेशन हो गया है तो फर्टिलाइजेशन रोक देगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो इम्प्लांटेशन रोक देगी। समझो बात को। अगर ओवुलेशन रोक दिया, ओवरी में ही अंडा निकला ही नहीं, सोचो अब वो क्या होगा, डिजनरेट होगा, दुनिया भर के फिजियोकेमिकल चेंजेस होंगे उसमें, और कहीं ना कहीं हो सकता है क्या है पॉलीसिस्टिक ओवरी एंड ऑल। तो पिल्स होता है, दे आर नॉट अ रेगुलर रिक्वायरमेंट लाइक हॉर्लिक्स या कॉम्प्लान या बूस्ट, दे आर इमरजेंसी पिल्स। अगर कभी कभी नेचुरल अर्ज से क्या है कोई बहक गया तो उस केस में क्या करेंगे, भाई फांसी में थोड़ी ना चढ़ा देंगे किसी और को या खुद को। उसमें क्या होता है, लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल क्या है। देखिए, अगर बॉडी में कभी सेक्स अर्ज नेचुरल आए, नेचुरल देखो, नेचुरल अगर टीवी देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, न्यूज़पेपर देखेंगे, तो वो जो अर्ज है वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल अर्ज जो होता है वो बॉडी में आता है, नेचुरल अर्ज रुकता भी नहीं है। कभी नेचुरल अर्ज आया और कोई मूव कर गया तो उस केस में क्या है, अपनी हत्या करेंगे, किसी और की हत्या करेंगे नहीं, वहां पे प्रॉपर गलती हो गई, वो एक्सेप्ट करते हैं, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाके सिचुएशन को ओपन करते हैं। और किसी एक की गलती नहीं होती है, दोनों की गलती होती है। मैं रेप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेप की बात नहीं कर रहा हूं। उस केस में चाहे अनप्रोटेक्टेड कैजुअल इंटरकोर्स, उस केस में जो लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है वो एबॉर्शन बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट मेडिसिन थ्रू अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। समझो बात को। ये जितने भी हमने तुमको बताए, चाहे वो नेचुरल मेथड है या बैरियर मेथड है या मैकेनिकल मेथड है या आईओडी है या पिल्स है या इम्प्लांट्स है, ये सारे के सारे जो मेथड हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। द वन एंड ओनली इरिवर्सिबल मेथड इज सर्जिकल मेथड। एक चीज गुजारिश करूंगा आपसे, सर्जिकल मेथड में आप ये नहीं कहोगे कि इरिवर्सिबल है, आप कहोगे सर्जिकल मेथड इज पुअरली रिवर्सिबल। मतलब देखो, 100 में कहो एक में रिवर्स हो जाए, बट 99 में रिवर्स नहीं होगा। दो चीजें हैं, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। हो सकता है ये पूरा चैप्टर पढ़ा तो दिया आपको तेजी से, लेकिन हो सकता है पेज नंबर 61 पे जो दो डायग्राम दिए हैं, वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी, इसमें से कोई एक आएगा, या तो वेसेक्टोमी आ गया या ट्यूबेक्टोमी आ गया। ध्यान उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए हैं वो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। पहली बात हम तुमसे कहते कि आप ना बेटा अपने लिमिट से रहें, आप छोटे बच्चे हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं। एमबीबीएस करने के बाद भी जब तक एमडी नहीं करेंगे ना, कोई पूछेगा नहीं, समझो बात को। तो तुमको ये ना देख के कोई बीमारी लगाने लगना कि इसमें सिस्ट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। सीधे डायग्राम देगा और डायग्राम देने के बाद पूछेगा ये क्या है। मेल में अगर पूछेगा तो वेसेक्टोमी, क्योंकि वैस डिफरेंस को हम लोग काट के बांध दिए हैं। और फीमेल में पूछेगा तो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिए हैं। अगर फीमेल के फेलोपियन ट्यूब को काट के फेंक दें, सेल्पिंगेक्टोमी। गेट इट? हमने क्या बोला, अगर फीमेल के फेलोपियन ट्यूब को हम रिमूव कर दें तो सेल्पिंगेक्टोमी, SALPINGECTOMY, सेल्पिंगेक्टोमी। लेकिन फेलोपियन ट्यूब को कट के बांध दें तो इसको हम बोलते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। अब देखो, मेल में क्या होता है बेटा, वेसेक्टोमी, फीमेल में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी। गुजारिश हमने किया आपसे बेटा कि इसको देख के डॉक्टर ना बन जाना। केवल मेल वाला होगा तो क्या लगाओगे, वेसेक्टोमी। दूसरा फीमेल वाला होगा क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या करते हैं, स्क्रोटम पे लिटिल इंसिजन लगाते हैं, वास डिफरेंस को काट के बांध देते हैं तो स्पर्म जो है नहीं जाता। हाँ, ऐसे मेल में इजैकुलेशन होता है, उसको सेक्सुअल क्लाइमेक्स भी आता है। समझो, जो लिबिडो है उसका मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं कि किसी मेल ने वेसेक्टोमी करा लिया तो नपुंसक हो गया, नहीं, उसके बच्चे नहीं होंगे, उसका इजैकुलेशन होगा, बट उस इजैकुलेशन में स्पर्म नहीं होंगे, इजैकुलेटरी फ्लूइड्स होंगे। आप देखेंगे
जो भी प्रोस्टेटिक फ्लूइड है या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फ्लूइड है, ग्लैंड के सिक्रीशन होंगे, बट इजैकुलेशन डू नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड। लाइक भाई फीमेल में आप देखोगे, अगर ट्यूबेक्टोमी किया, फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया, फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया, टाइट कर दिया, कट करके उसको कंट्रोल कर दिया बर्थ को, तो अंडा नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। समझो, तो बेटा जितने भी तरीके हमने आपको बताए सब नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट, इवन नेचुरल में भी क्या है, नेचुरल में आपने देखा क्वाइटस इंटरप्टस में मेल जब सेक्सुअल क्लाइमेक्स की तरफ जाता है तो पेनिस को बाहर कर लेता है, यानी कहीं ना कहीं वो रोज रोक रहा है एक नेचुरल प्रोसेस को। अगर 10 से 17वें दिन तक अगर हम कह रहे हैं अवॉइड करना है, अगर 10 से 17वें दिन तक अगर बॉडी में अगर अर्ज हुई है, बॉडी में एक अर्ज हुई और नेचुरल अर्ज है, तो उस अर्ज को भी रोकना जो है कहीं ना कहीं बॉडी के लिए घातक है। तो इसीलिए आध्यात्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, ना कि इन सब चीजों में, ठीक है, सिवाय एनर्जी लॉस के कुछ नहीं होता। तो आप देखोगे पेज नंबर 62 पे जो तुमको समझा रहा हूं, यही सब समझाया है, इसमें कुछ भी जानना नहीं है, बट ये समझाया है कि इसके थ्रू क्या होगा, नसिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑल सारी चीजें होती हैं। कोई भी पिल्स हो गई या कोई भी, आप खुद देखिए जैसे कंडोम है, तो कंडोम में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सेंसिटिविटी को कम करते हैं, तो अगर हम कंडोम यूज करते हैं, चाहे वो मेल कंडोम है चाहे फीमेल कंडोम है, ये कहीं ना कहीं ये क्या करता है, सेंसिटिविटी कम करता है। सेंसिटिविटी कम करने से आप देखेंगे उसके तमाम तरह की दिक्कत होते हैं। ये लोकल एनास्थीसिया होता है। लोकल एनास्थीसिया यानी वी आर गोइंग टू प्ले विद आवर बॉडी पार्ट, हु द हेल वी आर, हु हैव गिवन यू द लिबर्टी टू प्ले विद योर बॉडी पार्ट। समझो, अब कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी के पार्ट के साथ ही प्ले कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या है, इलिटरेट हैं। पढ़ाई लिखाई डिग्री लेने से नहीं होता है, जो डिग्री लिए हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको अगर जीवन में ना अपनाए तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए इन चीजों से ध्यान हटा के हम लोग स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये क्या होता है भाई, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, यानी इंड्यूस्ड एबॉर्शन, गेट इट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन बिफोर फुल टर्म्स। पूरे विश्व में 45 to 50 मिलियन एमटीपी हर साल होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, गेट इट, व्हाट यू मीन बाय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। तो आप देख रहे हो इसमें जो पहली लाइन लिखी है, तो स्कैन होके आ सकती है, इंटेंशनल यानी जानबूझकर, वॉलंटरी अपनी इच्छा से, प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। आउट ऑफ एवरी 5 1 इज गोइंग टू बी अबॉर्टेड। हर 5 में से एक बच्चा एबॉर्ट होता है। समझो, यानी 5 प्रेगनेंसी है, उसमें एक एबॉर्शन हो जाता है। नो डाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट अ टेक्निक फॉर बर्थ कंट्रोल। इंस्टेड ऑफ दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। यू नो, 45 to 50 मिलियन कितना बड़ा है, सोचो। 45 से 50 मिलियन एमटीपी हर साल होता है पूरे विश्व में। ऑल ओवर द वर्ल्ड 45 to 50 मिलियन प्रेगनेंसी मतलब एमटीपी हर साल होता है। एमटीपी देखो, पहले इंडिया देखो, इंडिया इज अ वेरी इमोशनल एथिकल कंट्री, वेरी रिलीजियस कंट्री। यहाँ पे सेक्स को अपने फीलिंग्स से बहुत ज्यादा अलग लेके चलते हैं, मतलब बहुत ही सेंटिमेंटल है लोग यहाँ। तो यहाँ पे कोई भी एमटीपी एंड ऑल को बहुत बड़ी घटना मानते, पहले बहुत ज्यादा संसद में गहन बैठक हुआ कि क्या करना है क्या नहीं। ये वाकया है 1971 का, गेट इट, 1971 एमटीपी वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया। इंडिया में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगलाइज कब हुआ था, 1971। बट ये भारत का दुर्भाग्य है कि अपने यहाँ सबसे ज्यादा जो एबॉर्शंस होते हैं वो एनसीईआरटी लिखती है अनक्वालिफाइड पैक्स। अनक्वालिफाइड पैक्स, पैक्स मतलब झोला छाप डॉक्टर, अनक्वालिफाइड यानी जिनके पास कोई रजिस्टर्ड डिग्री नहीं है और प्रॉपर अपनी दुकान चला रहे हैं, दे आर गोइंग टू प्ले विद फीमेल बॉडी, वो फीमेल बॉडी के साथ खेलते हैं और क्या है, एमटीपी के नाम पे वो मार देते हैं फीमेल को, उसमें डेथ हो जाती है फीमेल को, ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, या कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं, वो टेक्निक उतने क्लियर नहीं है और गलत तरीके से करके। तो जो एमटीपी होता है कब सेफ होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो एमटीपी है वो ज्यादा सेफ होता है। और आप देखेंगे अगर सेकंड ट्राइमेस्टर है तो उसके रूल्स हुए हैं, नई एनसीईआरटी में साइड में बन के आया है, उसमें एक डॉक्टर की टीम होती है, वो एनालाइज करती है और एनालाइज करने के बाद आप देखोगे 17 में 19 में ये अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, अभी भी अमेंडमेंट चल रहा है, क्या है क्या नहीं, जो एग्जैक्ट अमेंडमेंट आना भी भविष्य में आएगा कि
कई देखो, अगर सेकंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है तो उसमें पैनल के द्वारा डिसाइड करेगा कि क्या मतलब करना है कि नहीं करना है। अगर वो एमटीपी फीमेल के लिए हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रहा है तो हम एमटीपी को नहीं परफॉर्म करेंगे। ये है। नेक्स्ट है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इसको वीडी बोलते हैं, वेनरल डिजीज। इसको हम इसे ये क्यों होता है? ड्यू टू आरटीआईज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। ये बैक्टीरिया से भी होता है, ये वायरस से भी होता है, ये प्रोटोजोन से भी हो सकता है। समझो, तो बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोन हो गया, वायरस हो गया। इसमें देखो दो चीजें हैं। एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का जो कॉमन एज ग्रुप होता है 15 से 24 साल, 15 टू 24 इयर्स। एसटीडी का जो कॉमन एज ग्रुप है वो 15 से 24 साल है। और इसमें दो चीजें हैं, एक सिम्टम आता है, एक कॉम्प्लिकेशन है। एक सिम्टम है, एक कॉम्प्लिकेशन है। पहले जो आता है वो सिम्टम होता है, जो बाद में आता है वो कॉम्प्लिकेशन होता है। समझो, फ्लूइड डिस्चार्ज, ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन जेनिटल पार्ट से, ये सिम्टम है। अगर सिम्टम को इग्नोर किया, बाद में क्या है? कॉम्प्लिकेशन आते हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसे क्या है? पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इवन जेनिटल पार्ट में कैंसर होना, ये कॉम्प्लिकेशन है। सिम्टम आ रहा है, क्योर हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन आने लगे फिर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। उसको एचआईवी, जेनिटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी। गेट इट? हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस, एचआईवी, ये ऐसे एसटीडी हैं जो नॉन क्यूरेबल हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। तो नॉन क्यूरेबल कितने हैं? हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस और एचआईवी। अब देखेंगे क्या है। अब देखो, अमेरिका एक बहुत ही पिछड़ा देश था, आज सबसे ज्यादा डेवलप है, सबसे ज्यादा पावर से। क्यों? बहुत रीजन है। क्या बायो पढ़ रहे हैं तो हम पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं पढ़ेंगे, बट आपको बता दें कि अमेरिका में जो लोग हैं, वहां के जो मूल निवासी अमेरिका के हैं, वो रेड इंडियंस, उनको रेड इंडियंस बोलते हैं। आप देखो, रेड इंडियंस में जो भी यूरोप के लोग गए वहां अमेरिका में सेटल हुए, एशिया यूरोप से जब लोग गए अमेरिका में सेटल हुए, तो जब वहां अमेरिका में सेटल हुए तो वहां पे रेड इंडियंस के साथ इन्होंने बहुत ज्यादा यौन शोषण किया। तो जब ऐसी सारी सिचुएशन हुई तो उस समय क्या हुआ कि एक बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपेनोमा पैलिडम। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्रिपेनोमा पैलिडम। जो ट्रिपेनोमा पैलिडम है, समझो, दिस इज गोइंग टू कॉज सिफिलिस। सिफिलिस। और सिफिलिस क्या होता है? सिफिलिस एक बहुत ही गंदा बीमारी है। दिस इज गोइंग टू कॉज इंपोटेंसी। इंपोटेंसी, इंपोटेंसी। हम आपको बता रहे हैं ट्रिपेनोमा पैलिडम एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का नाम ट्रिपेनोमा पैलिडम है। इसे बीमारी कहा जाता है सिफिलिस। और सिफिलिस के लिए सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो गया? इंपोटेंसी। समझो, एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज इंपोटेंसी? व्हाट डू मीन बाय इंपोटेंसी? एक बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम है इंपोटेंसी। अमान मलिक, मॉस्किटो बाइट से एड्स हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। बॉडी फ्लूइड कंटामिनेशन से ही एड्स होता है, चाहे वो ब्लड का कंटामिनेशन हो या कोई भी बॉडी फ्लूइड कंटामिनेशन हो। मॉस्किटो के गट में एचआईवी वायरस डाइजेस्ट हो जाता है। समझो, एड्स मोस्ट डेंजरस डिजीज। मोहम्मद आजम, माय डियर मोहम्मद आजम, एड्स इज नॉट अ डिजीज, एड्स इज अ सिंड्रोम। एसटीडी मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। यस, एसटीडी मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज है। चलिए, तो जवाब किसी ने नहीं दिया कि व्हाट डू मीन बाय इंपोटेंसी। स्टेरिलिटी, सुरभि, गलत है। सिंड्रोम मीन्स अ situation in which more than one disease can appear. Sir, what is RTI? RTI is a reproductive tract infection. Reproductive tract में infection हो गया। भावना, no. आदित्य प्रजापति, syndrome, oh my god. You know क्या भाई? You know what? Impotency का मतलब penis not able to erect. Penis not able to erect. इसमें जो देखो, जाहिर सी बात है पेनिस मेल में होता है, तो मेल की ही प्रॉब्लम है इंपोटेंसी। सोचो
कितनी बड़ी प्रॉब्लम इम्पोर्टेंसी। पेनिस इज नॉट गोइंग टू इरेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखोगे ड्रग्स आते हैं इसके, व्याग्रा एंड सिडनाफिल, टाइडाफिल, ये जितने भी ड्रग्स होते हैं ये इंपोटेंसी का क्योर है। इंपोटेंसी का क्योर क्या है? ड्रग्स। देखो इंपोटेंसी और इनफर्टिलिटी बोथ आर क्वाइट डिफरेंट थिंग। Infertility of male is not going to be fertile due to उसका पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है, प्रॉपर पेनिट्रेशन नहीं होगा, गैमेट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। समझो, देखो अब हम खुल के क्या बोले, आपको समझदार है, 18 प्लस है। पेनिस नॉट एबल टू इरेक्ट, ये मेल की प्रॉब्लम है, इंपोटेंसी। ये ट्रिपेनोमा पैलिडम एक बैक्टीरिया से या सिफिलिस है, इसका जो ओरिजिन है वो रेड इंडियंस, आप देखोगे अमेरिका से हो रहा है, ठीक है। बाकी नाइजेरिया, गोनोरिया, ये गोनोरिया वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सब कौन से डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। बेटा हम बहुत सोच के काम कर रहे हैं कि केवल एक ही केस डिस्कस किए हैं, सिफिलिस का और कोई केस नहीं, सिफिलिस ही आएगा, देख लीजिएगा। ट्रिपेनोमा पैलिडम में बैक्टीरिया होता है, इंपोटेंसी का करता है, पेनिस नॉट एबल टू डिजीज, पेनिस नॉट एबल टू इरेक्ट, इसमें ड्रग्स यूज करते हैं, जो ड्रग्स होता है व्याग्रा एंड ऑल, धीरे धीरे। अच्छा, कभी भी कोई भी ड्रग्स यूज नहीं करना चाहिए, वो अननेचुरल है, कहीं ना कहीं वो बॉडी को अडॉप्ट कर लेता है और फिर धीरे धीरे आपका डोज बढ़ता चला जाएगा। और जितने भी सेक्स स्टेरॉइड्स होते हैं वो अंगूठे से लेके सर तक के सारे ब्लड वेसल को डायलेट कर देंगे। जब सारा ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा तो आपको कार्डियक डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, दुनिया भर के डिजीज होंगे और कहीं ना कहीं जो उसका पोटेंसी है वो बढ़ता चला जाएगा। फिर आपको 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg ऐसे बढ़ता चला जाएगा और एक दिन कहीं ना कहीं हार्ट अटैक एंड ऑल सारी चीजें हो सकती है। इनफर्टिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इनफर्टिलिटी? जवाब दीजिए, लास्ट टॉपिक पे आ गए, इनफर्टिलिटी। एनीवन ऑफ द क्लास? व्हाट डू यू मीन बाय इनफर्टिलिटी? जवाब दीजिए, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? Casual unprotected intercourse, having casual unprotected intercourse for 2 years, the couple are not going to produce offspring. यानी मेरी बात ध्यान से सुनना, casual unprotected intercourse for 2 years, याद रखना, फॉर 2 इयर्स, किसी भी कपल के लिए 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड कैजुअल इंटरकोर्स के दौरान कंसीव ना करना। समझो, एक होना कंसीव, कॉन्ट्रासेप्शन। देखो, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करते हैं। अब प्रेग्नेंट होने को बोलते कंसीव होना। फीमेल इज कंसीव्ड, आई मीन शी इज प्रेग्नेंट, एंड फीमेल इज गोइंग टू अवॉइड कंसीवनेस, देन शी इज गोइंग टू यूज कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। जो प्रेगनेंसी रोकेगी वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। अब प्रेग्नेंट होना क्या है? कंसीव होना। यानी अगर 2 साल तक बिना किसी क्या है कंडोम एंड पिल्स या आईयूडी का इस्तेमाल किए, यानी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद अगर 2 साल तक फीमेल कंसीव नहीं कर रही है, समझो, तो इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी में 99% जो रीजन होता है वो मेल में होता है। समझो, मेल जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा, बहुत ज्यादा अननेसेसरी क्या है खुद को परेशान करेगा, तो उसका स्पर्मेटोजेनेसिस नीचे होता है, जो उसके इजैकुलेशन जो होता है, बट उस इजैकुलेशन में स्पर्म काउंट जो होता है वो बहुत कम होता है। और स्पर्म काउंट बहुत कम होने के लिए आप देख रहे हो क्या है जी में, मतलब इनफर्टिलिटी का जो मेन कारण होता है वो पुरुषों में होता है, महिलाओं में कम होता है। अगर इनफर्टिलिटी के रीजन है, अगर मान लो इनफर्टिलिटी है किसी मेल में, तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? अगर मान लो हस्बैंड वाइफ में अगर हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो क्या बेबी छोड़ देगी? नहीं। द अभियान नोन एज किलकारी अभियान, and due to किलकारी अभियान we are going to say ART, assisted reproductive technology के तहत हम ऐसे घर में भी किलकारी गूंजते हुए देखते हैं जहां पे प्रॉब्लम है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब देखो, अब तुम रटो मत, जिसको जो दिक्कत है, वैसे
हम क्या है सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर मान लो कि हस्बैंड का स्पर्म बन रहा है बट वो स्पर्म में मोटिलिटी नहीं है, मैंने क्या कहा एकदम रिलैक्स रहो। अगर मान लो कोई हस्बैंड है, दो कपल में हस्बैंड है, उसमें स्पर्म बन रहा है बट उसमें मोटिलिटी नहीं है, चलो हमने कह दिया उसमें क्या है इंपोटेंसी है। अगर मान लो कोई है मेल, इंपोटेंसी है बहुत हाई डिग्री का, ठीक है, अब उसमें इंपोर्टेंसी पेनिस नहीं इरेक्ट हो रहा है बट उसमें स्पर्म तो बन रहा है। जब स्पर्म बन रहा है और मेल में केवल प्रॉब्लम क्या है इंपोर्टेंसी, मतलब पेनिस उसका इरेक्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर वो चाहे कि वो पिता बने तो पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है तो कैसे होगा, वो क्या करेगा अपने स्पर्म को निकालेगा और AIH करा देगा। AIH, AIH का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन with husband sperm, artificial insemination with husband sperm, artificial insemination with husband sperm। समझो, आप देख रहे हो अगर कभी मान लो मेल का पेनिस भी इरेक्ट हो रहा है सब कुछ है, लेकिन है क्या कि उसके स्पर्म में, उसके सीमेन के अंदर, इजैकुलेशन के अंदर स्पर्म काउंट कम है, तो हम क्या करेंगे किसी डोनर से स्पर्म लेते हैं, तो उसको बोलते हैं AID, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विद डोनर स्पर्म। कई बार क्या है कि नॉर्मल है मेल फीमेल बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करते हैं हस्बैंड और वाइफ के अंडे और स्पर्म को लेके टेस्ट ट्यूब के अंदर, हमने कहा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवम को मिला देते हैं और मिलाने के बाद क्या है फर्टिलाइज करा के आप देखोगे जायगोट डेवलप होता है। जायगोट, ये जो देख रहे हो इन सीटू जर्मिनेशन है, सॉरी इन सीटू फर्टिलाइजेशन, सॉरी XC2 है, समझ रहे हो, आउटसाइड द लिविंग सिस्टम टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसी को हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या XC2 यानी बाहर हो रहा है। समझो स्पेशली रिप्रोडक्शन के केस में हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहां होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें साइमल्टेनियस इन्वॉल्वमेंट को देके जायगोट को डेवलप कराते हैं अप टू 8 ब्लास्टोमियर, गेट इट, अप टू 8 ब्लास्टोमियर इसको डालते हैं फैलोपियन ट्यूब में, बोलते हैं जिफ्ट, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। माय डियर स्टूडेंट्स, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझो, अब देखो, अब इस जायगोट को मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इसको हम डालते हैं यूट्रस में, इसको बोलते हैं IUT, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑन स्टेज टू अंडरस्टैंड व्हाट जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर एंड इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर आर एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझो, जब मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी अगर लिविंग सिस्टम में नहीं हो पा रही है पॉसिबल, तो हम लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करा देते हैं और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आप देख रहे हो जो जायगोट डेवलप हुआ है उस जायगोट को अप टू 8 ब्लास्टोमियर हम ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो बोलते हैं ZIFT, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हम करते हैं IUT, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। समझो, कभी कभी किसी फीमेल में अंडा नहीं बन पाता तो उसको हम गिफ्ट करा देते हैं, मतलब गिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो। तो ZIFT किसका है? इन विट्रो का। GIFT कब है? इन विवो का। अच्छा, गैमेट कब ट्रांसफर करने की जरूरत है फीमेल में? यानी प्रॉब्लम फीमेल में है तब, और फीमेल में प्रॉब्लम बहुत कम होती है। समझो, अगर 100 प्रॉब्लम है तो 99 मेल में प्रॉब्लम होगी, एक प्रॉब्लम फीमेल में होगी। समझो, तो आप देख रहे हो जो गिफ्ट है इन विवो फर्टिलाइजेशन, कभी कभी क्या होता है अंडा भी निकल रहा है और स्पर्म भी निकल रहा है, और स्पर्म के पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि क्या है अंडे को पेनिट्रेट कर दे, तो उसके लिए कराते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कभी कभी AI कराते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या फर्क पड़ता है AI है AID है, उसमें कहां डालते हैं हम लोग इन स्पर्म को? वेजाइना में। लेकिन कभी कभी हम वेजाइना इंसेमिनेट करने के बाद जो who is going to connect the cervina with uterus, vagina with who is going to connect vagina with uterus, cervix, और cervix
का जो पैसेज होता है सर्वाइकल कैनाल बहुत नैरो होता है, उससे म्यूकस प्लग भर जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि एआई कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता, तो हम लोग क्या कराते हैं, आईयूआई, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। इसमें यानी स्पर्म को वेजाइना से होते हुए सर्विक्स को क्रॉस करके यूट्रस तक पहुंचा देते हैं। जब यूट्रस तक पहुंचा देते हैं तो क्या है, वो चला जाता है कहां, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आईयूआई आर्टिफिशियल, आईयूआई इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, AIH artificial insemination with husband sperm, AID in artificial insemination with donor sperm। आप देख रहे हो इन विट्रो में ZIFT का IUT दोनों, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT इन विवो एक इन विट्रो, इन विवो, और ZIFT क्या है, इन विट्रो। देखिए आपने देखा ART, ये जो भी तुमको पढ़ाए हैं हम, क्या है, IUI, AIH, AID, GIFT, ZIFT, IUT, ये सब किसके अंदर आते हैं, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। समझो, हालांकि ये चीजें बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैंड्स और मशीनों की जरूरत पड़ती है, जो काफी कॉस्टली होते हैं, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। बट उतना पैसा और समय देने के बाद भी दिस इज नॉट गोइंग टू मेक अ गारंटी की क्या है, जो निसंतान दंपति हैं उनको संतान की प्राप्ति हो ही जाए। तो इसका एक विकल्प क्या है कि इतना पैसा अगर किसी गरीब अनाथालय से बच्चे को उठा के उस पर खर्च कर दिया जाए तो बच्चा भी आ गया, और छोटे बच्चे को लीगल मेथड ऑफ बर्थ एडॉप्शन से अगर लेके आगे मूव करें तो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बहरहाल इस चैप्टर के माध्यम से सेक्स एजुकेशन को स्कूल लेवल पे प्रमोट करना और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जेंडर बायस थिंकिंग को खत्म करना, दहेज प्रथा आप देख रहे हैं, रेप, यूटीजिंग, छेड़खानी, ये सारी चीजों को समाज से खत्म करना, एक हेल्दी समाज की कल्पना करना इस चैप्टर का टारगेट है। और आपसे उम्मीद करता हूं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आपका भी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल वेलबींग हुआ होगा, कहीं ना कहीं एक प्रारूप दिमाग में आया होगा कि हमें महिलाओं के साथ क्या है, इज्जत देना है। खैर, महिलाओं की इज्जत देने की जो परंपरा है वो भारत की बुनियाद है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच। और हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। बहुत छोटा चैप्टर था, इसमें मेन हॉट पॉइंट वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। उसके बाद आप देखेंगे ये ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और सबसे ज्यादा दिमाग में रखना है इनफर्टिलिटी और इंपोटेंसी, दोनों अलग अलग चीज होता है। पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है, इंपोटेंसी, समझो, बच्चा नहीं हो पा रहा है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का इलाज क्या है, ART। और विकल्प क्या है, एडॉप्शन ऑफ बेबी बाय लीगल मेथड। समझो, तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।